चैप्टर है हमारा 7 ग्लोबलाइजेशन। इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सिक्योरिटी, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर एक चैप्टर हमने सिक्योरिटी भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने एनवायरनमेंट भी पढ़ा था, ठीक है। ज्योग्राफिकल कंसर्न थी एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर क्या है, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से एक इंटरेक्शन है देशों का, कंट्रीज़ का, वो कैसे होता है, वो ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो चैप्टर में जो भी हो रहा था, पिछले चैप्टर में जो भी पढ़े और सिक्योरिटी भी जो पढ़ा हमने, उसमें थोड़ा सा हमने पिछले चैप्टरों को रिवीजन भी किया था। इसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इन दिस फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक वी लुक एट ग्लोबलाइजेशन। हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, समथिंग दैट हैज बीन रेफर्ड टू इन मैनी चैप्टर्स ऑफ दिस बुक एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैनी अदर सब्जेक्ट्स। सो इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रेफर करेंगे दूसरे टेक्स्ट बुक को, दूसरे चैप्टर्स को बुक में, और भी जो बुक के चैप्टर रहे हैं, सब्जेक्ट्स रहे हैं, उन सबको ये क्या करता है, रेफर करता है। वी बिगिन बाय एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या देखने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन। एक बार फिर हम देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन को, सही है स्पेलिंग। इसके अलावा इसको हम ये भी कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ब्रिटिश और लैटिन का फर्क है, बस एक लैटिन है और एक ब्रिटिश है। बल्कि अगर हम बात करें ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, पूरा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वर्ल्ड का एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना। क्या, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना, एक दूसरे से जुड़ जाना, मिल जाना। और वर्ल्ड जो है आपस में किस तरीके से मिलता है, किस बेसिस पे मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। किस बेसिस पे मिलता है, किसी को अगर किसी से काम है, किसी देश को, तो वो सिर्फ किस बेस पर है, ट्रेड के बेसिस पर। और उसकी उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं। तो एक दूसरे को काम किस बेसिस पर हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पर, जिसमें मेनली है ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन हमें इन्हीं चीजों के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से देश जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किन बेसिस पर। वी देन डिस्कस एट लेंथ द पॉलिटिकल, हम यहां पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे लेंथ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। पहला पॉलिटिकल, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हम ग्लोबलाइजेशन का कंसर्न पढ़ेंगे कितने बेसिस पर, 3 बेसिस पर। आवर इंटरेस्ट इज ऑल्सो इन स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। और हम ये भी पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन पर इंडिया का क्या इफेक्ट पड़ा, और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हाउ इंडिया इज अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन। इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। सॉरी, मैंने इफेक्ट बोला पहले, अफेक्ट। अफेक्ट मींस दैट किस तरीके से यहां पर जो चीजें हैं वो कैसे अफेक्ट डालती हैं इंडिया पर ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वी फाइनली ड्रॉ अटेंशन टू रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट में हम किस चीज पर फोकस करेंगे, इसके लोगों का रेजिस्टेंस, किस पर, ग्लोबलाइजेशन पर। लोगों का गुस्सा, लोगों का प्रतिशोध, किसको लेकर के, ग्लोबलाइजेशन को लेकर के। एंड हाउ सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। और कैसे सोशल मूवमेंट्स जो है इंडिया के अंदर वो क्या हो रहे हैं, ऑल्सो फॉर्म पार्ट, जो क्या फॉर्म करते हैं, पार्ट, किस चीज का, इस रेजिस्टेंस। मतलब इंडिया कैसे इस ग्लोबलाइजेशन के रेजिस्टेंस का हिस्सा है, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, ग्लोबलाइजेशन को देखने वाले हैं। हिंदी में इसको वैश्वीकरण कहते हैं, पूरी दुनिया के दूसरे से मिलना। आगे देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है, और इसी के साथ साथ डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है,
जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है और वो लेट जो है छूटता है काम से, और जॉन जब अपने ऑफिस में जब एंटर होता है तो वो लेट एंटर होता है। मतलब कहने का कि वो एक ऐसे कॉल सेंटर में काम करता है जहां पर बात अमेरिका के लोगों से होती है, और अमेरिका में जब हमारे यहाँ दिन होता है तब वहां पे रात होती है, और जब वहां पे दिन होता है हमारे यहाँ रात होती है, इसलिए उसको रात को लेट नाइट काम करना होता है। और जिन लोगों से वो बात कर रहा है, ठीक है, मतलब जिन लोगों से क्लाइंट से वो कम्युनिकेट करता है वो उससे थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर है, ठीक है, और ये पूरी रात काम करता है, और विच इज एक्चुअली डे टाइम, वहां पर उनके वहां के लोगों के लिए क्या है, ये दिन का टाइम होता है, और इंडिया में ये किसका टाइम होता है, रात का टाइम होता है। जनार्दन जो है वो सर्विस दे रहा है उन लोगों को जिससे वो कभी भी नहीं मिला फिजिकली, और इसी के साथ साथ ये इसका रोज का रूटीन है, ठीक। इसके जो हॉलीडेज हैं वो करस्पॉन्ड किसकी बेसिस पर नहीं है, इंडियन कल्चर के बेसिस पर नहीं है। इंडियन कल्चर में दिवाली है, लेकिन वहां पर तो नहीं ना है, वहां पर दिवाली की छुट्टी तोड़ना है, उसे कब काम करना पड़ेगा, दिवाली वाले दिन भी काम करना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है? हाँ, बट टू दोज ऑफ हिज क्लाइंट्स हु हैपन टू बी फ्रॉम द यूएस, किसके बेसिस पर हॉलीडे होते हैं उसके, यूएस के क्लाइंट के बेसिस, मतलब यूएस के बेसिस पर उसके क्या होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर है जनार्दन का, पहला नंबर जनार्दन का है जो क्या कर रहा है, एक कॉल सेंटर में काम करता है जो कहां पर है, यूएस में। दूसरा नंबर है रामधारी का, ठीक है, अभी मैं सबको पढ़ाऊंगा फिर तीनों को मिला के बताऊंगा। रामधारी हैज गॉन शॉपिंग टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज 9-year-old डॉटर। एक जो रामधारी है उसकी एक बेटी है, और उसके लिए वो एक बर्थडे गिफ्ट लेने जाता है जो 9 साल की है, और उसने उसको प्रॉमिस किया है कि वो इसको साइकिल दिलाएगा, और वो ढूंढने गया मार्केट में, ठीक है, कि एक अफोर्डेबल प्राइस में उसको अच्छी क्वालिटी की एक साइकिल मिल जाए, ठीक है। ही फाइनली उसने एक बाइसिकल खरीद ली जो कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुई है, चाइना में। इसी के साथ साथ जो उसको जैसा वो चाहता था वो उसको किस में मिल गई, एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई। और रामधारी ने यहाँ पर जब लास्ट ईयर उसका जब उसका बर्थडे था तो उसने उसको बार्बी डॉल दी थी जो मैन्युफैक्चर थी कहाँ से, यूएस से, जो कहाँ से मैन्युफैक्चर थी, यूएस से, ठीक है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल पढ़ा रामधारी का, ठीक है, जो bought something, ठीक है, यहां पर सर्विस गुड्स। दूसरा आता है तीसरा, सारिका एक फर्स्ट जनरेशन की लर्नर है और अपने घर में जनरेशन की, और इसके साथ साथ वो पढ़ लिख ली है और वो पढ़ लिख के बाहर जॉब करना जाना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले उसको जाने नहीं देते, वो उससे मना करते हैं कि बाहर मतलब एक इंडिपेंडेंट करियर बनाना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले उसको जाने नहीं देना चाहते। और इसी के साथ साथ मुझे कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो कहीं बाहर जाएगी और बाहर जाके क्या करेगी, जॉब करेगी, ठीक है। तो तीसरा नंबर आता है हमारे पास, जो थर्ड है उसमें आ जाती है सारिका। पहला नंबर किसका था, जनार्दन, दूसरा रामधारी, तीसरा सारिका, ठीक है। All their example illustrate as an aspect each of what we call globalization. ये तीन जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, जनार्दन, रामधारी, सारिका, तीनों के जो एग्जाम्पल पढ़े हमने, ठीक है, तो इन तीनों के एग्जाम्पल के बेसिस पर हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। पहले नंबर पे जनार्दन जो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, किसके नंबर पे, किसके बेसिस पर, पहला नंबर आ गया सर्विस का, ठीक है। दूसरा, रामधारी बर्थडे परचेजेस टेल अस समथिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, जिसमें कमोडिटीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, गुड्स। तीसरा नंबर है सारिका का, जो फेस कर रही है कॉन्फ्लिक्ट को, वैल्यूज पार्टली ऑर्जिनेटिंग फ्रॉम अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट अर्लियर वाज नॉट अवेलेबल टू द वुमेन
इन आवर फैमिली बट टुडे इज पार्ट ऑफ आवर रियली दैट हैज गेन्ड वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी। वो जाना चाहती है बाहर कहीं, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, जॉब, एक जगह से दूसरी जगह जॉब करना। अब ये तीनों जो आपने पढ़े, इन तीनों में ऐसी कोई चीज जो आपने अभी तक कभी सुनी ना हो, देखी ना हो, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं देखी हो। फॉर एग्जांपल आप भी हो सकते हो, उसमें आपका नाम भी लगा सकते हैं। जनार्दन की जगह हम हर्ष कह सकते हैं, रामधारी की जगह हम परमीत कह सकते हैं, जैसे सारी की जगह कनक कह सकते हैं, हो सकता है कि नहीं? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ है कि नहीं आपकी, है ना? तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है। और इन सब चीजों में किस तरीके से आप ग्लोबलाइजेशन को कंसर्न करते हो, यहां पर ये बात चल रही है, ठीक है। 3 एग्जांपल के साथ हमने किसको पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा। आगे देखते हैं। इफ वी लुक फॉर एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ टर्म ग्लोबलाइजेशन इन द रियल लाइफ, अगर हम यहां पर बात करें एग्जांपल के साथ, हम बात करते हैं टर्म ग्लोबलाइजेशन की, किसमें, रियल लाइफ में। जो मैं आपको बोल रहा था वही चीज लिखी हुई है। वी विल रियलाइज दैट इट इज यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। Let us look at some examples different from the ones that we have looked above. कुछ हमने पहले पीछे भी देखे और कुछ हम और भी देखते हैं। Some farmers committed suicide because their crops failed. कुछ फार्मर्स ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। किसकी वजह से, क्योंकि क्रॉप फेल हो गई। They had bought very expensive seeds, क्योंकि उन्होंने बहुत महंगे सीड्स खरीदे थे और इसके साथ साथ वो सप्लाई कर रहे थे बाया मल्टीनेशनल कंपनी को। सीड सप्लाइड बाया, किसी तरह सप्लाई की गई थी कि एमएनसी ने क्या किया था, एमएनसी ने क्या किया था, सप्लाई किया था किसको, सीड्स को। और इन लोगों ने सुसाइड कर लिया, किसको, किसकी वजह से, क्योंकि उनकी क्रॉप क्या हो गई, फेल्यूर हो गई। समझने वाली बात है, समझना चाहोगे। एमएनसी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो शायद इंडिया की नहीं होगी, उन लोगों ने इनको क्या बेचा था, सीड बेचा था और उनकी क्रॉप फेल्यूर फिर हो गई। तो मैं कहने का मतलब ये क्रॉप फेल्यूर इसकी वजह से नहीं हुई, क्रॉप फेल्यूर में हो सकता है क्या फ्लड आ गया हो, या बारिश बहुत ज़्यादा हो गई हो, या बारिश हुई ना हो, इस वजह से खराब हुआ होगा। तो यहाँ पर बात आती है कि एमएनसी कंपनी की। सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आगे, एन इंडियन कंपनी बॉट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन यूरोप। एक इंडियन कंपनी ने खरीद लिया अपनी एक राइवल यूरोपियन कंपनी को खरीद लिया। डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम ऑफ द करंट ओनर्स, कुछ करंट ओनर्स जो थे वो क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैनी रिटेल शॉपकीपर्स, उनको डर है, fear that they would lose their livelihoods if some major international companies open retail chains in the country। किसको क्या बना दी उनने, रिटेल चेन बना दी है कंपनी कंट्री के अंदर। देखो सुनो, अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, इन सब की वजह से क्या दिक्कत आ रही है आज शॉपकीपर्स को, इन सब की वजह से शॉपकीपर्स को क्या दिक्कत आ रही है आज, आ रही है ना। क्यों, पहले जो इंसान सब बाजार से खरीदता था आज वो घर बैठे ही मंगा लेता है ना। तो जब आप नहीं खरीद रहे, आपने एक शायद एक मीम देखी हो, लोग चंदा मांग रहे होते हैं, चंदा मांग रहे होते हैं कि चंदा दो चंदा दो, तो वो कहता है कि तुम चंदा तो उससे लो ना जिससे तुम सामान खरीदते हो, हमसे तो तुम खरीदते ही नहीं, तब तो चंदा कैसे ले रहे हो तुम, नहीं यही बात समझ में। तो इससे भी किस में प्रॉब्लम आती है, हाँ, हम जो एक लोकल जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का, इन सब चीज़ों का, उसमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। समझ में आ रही है बात, हाँ जी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था आपको ग्लोबलाइजेशन समझाने के लिए। शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, बताओ मैंने क्या एग्जांपल बताया था, बताओ कोई भी बताओ। मैंने आपको पहले भी इस ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल बताया था, बहुत अच्छा। हाँ, बर्गर याद है, डोसा याद है, मैंने बताया था बर्गर। इसमें दो चीज़ें जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। हम बर्गर को डोसे के सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर सकते हैं, बट ये कहना कि डोसा बेकार चीज़ है, बर्गर बेस्ट चीज़ है, इससे किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे यहाँ के जो बिजनेस है या जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, पैसा कहाँ जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, इस वजह से।
आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है, आईफोन है, या ऐसी जैसा कोई दूसरा भी मोबाइल है, कोई भी, आप सबके जेबों में जो भी फ़ोन है वो शायद ही इंडियन हो, नहीं है ना? मेरी जेब में भी जो फ़ोन है वो इंडियन नहीं है। अगर इंडिया की कोई कंपनी ये फ़ोन बनाने लगे और हम चाइनीज़ कंपनी या कोई दूसरी कंपनी खरीदना बंद कर दें तो फ़ायदा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो हम खरीदेंगे कहाँ से, है ना? तो ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है लोकल बिजनेस पर, लोकल बिजनेस के एनवायरनमेंट पर। समझ में आ गया ग्लोबलाइजेशन क्या है? आया समझ में? नहीं आया? ठीक, आगे बात करते हैं। अ फिल्म प्रोड्यूसर है मुंबई में, वॉज एक्यूज ऑफ लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ हिज फिल्म फ्रॉम अनदर फिल्म मेड इन हॉलीवुड। हॉलीवुड की एक फिल्म थी, मुंबई के किसी एक प्रोड्यूसर ने क्या कर दी, उसकी पूरी की पूरी कॉपी कर दी, पूरी फिल्म बना दी, पूरी फिल्म उसी की उनके उस पर ही लपेट दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने धूम 3 देखी होगी आमिर खान की, उसमें बहुत सारे सीन जो है, एक हॉलीवुड मूवी है उसका नाम मुझे याद नहीं, उसमें से लिए गए। जैसे आप बॉलीवुड मूवी बहुत सारी देखते होगे, उसमें बहुत सारी मूवी जो है वो साउथ इंडियन मूवी की कॉपी है, जैसे कि वांटेड हो गई शायद, और एक वो है राउडी राठौर, ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जो किसकी कॉपी हैं, तो इस तरीके से। लेकिन वो तो इंडिया के इंडिया में सब चलता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, मुंबई की एक प्रोड्यूसर है, उसने, मुंबई के प्रोड्यूसर ने कहा कि एक फ़िल्म ले ली पूरी बाहर की, उनकी कोई पूरी चुरा ली, क्या कर लिया वो जो भी हो, ठीक है। एक मिलिटेंट ग्रुप है जो इशू कर रहा है एक स्टेटमेंट, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो स्टेटमेंट इशू कर रहा है कि कॉलेज गर्ल्स क्या नहीं पहनेंगी, वेस्टर्न क्लॉथ्स नहीं पहनेंगी। दीज एग्जाम्पल्स शोज अस दैट, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ग्लोबलाइजेशन का जो आपके सामने जो रिजल्ट है वो हमेशा कैसे नहीं होते। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अवर सोसाइटी। ठीक है, ठीक है। इट कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं लोगों के लिए। क्या होते हैं भाई? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इंडीड देयर आर मेनी, हम यहां पर बात कर लें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं who believe that globalization has more negative consequences than positive। ग्लोबलाइजेशन यहां पर कैसा है समझना, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज मोर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम है, क्या ज्यादा है? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट जो हैं वो ज्यादा हैं। कैसे? अगर हम बर्गर खरीद रहे हैं, बर्गर आप ज़्यादातर वही खरीदते हो जिसकी कंपनी ज़्यादा फेमस है, वरना बर्गर तो हमारे यहाँ की जो लोकल जो लोग हैं वो भी बनाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा चले जाते हैं कि भाई नाम है, मैकडोवेल का नाम है तो उसी में खाएंगे, ऐसा कुछ। तो वहाँ पर इसका एक ग्लोबलाइजेशन पर एक इम्पैक्ट पड़ता है जो निगेटिव होता है। वो क्या है मैं आपको बता चुका हूँ अभी, है ना। दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो शो अस दैट, और ये एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट बी ओनली अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज़। ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होते? इकोनॉमिक इश्यूज ही नहीं होते, नॉर इज द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑलवेज फ्रॉम द रिच टू द पुअर कंट्रीज। इसका डायरेक्शन क्या भी है? रिच से पुअर कंट्रीज की तरफ भी है, फ्रॉम द रिच टू द पुअर कंट्रीज, रिच टू द पुअर, हाँ, रिच कंट्रीज से पुअर कंट्रीज के तरफ भी है। ऐसा भी हो सकता है किसी देश के अंदर मैकडोवेल हो ही ना, हो सकता है ना कोई देश। कौन खरीदेगा? यहाँ खरीदेगा कोई? यहाँ पे इंसान रोटी नहीं खा पा रहा, वहाँ बर्गर कौन खाएगा? ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ों का इफेक्ट ये भी पड़ सकता है कि रिच टू द पुअर कंट्रीज, इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। सिंस मच ऑफ द यूजेज टेंड्स टू बी इम्प्रीसाइज, सिंस मच ऑफ द यूसेज टेंड्स टू बी इम्प्रीसाइज, it becomes important to clarify what we mean by globalization। imprecise लिखो क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, या ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे जो यूसेज हैं वो हमारे सामने क्या नहीं है? क्लैरिफाई नहीं है।
कि वाकई में वो कैसे हैं। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू क्लेरिफाई, और यहाँ पर ज़रूरी है क्लेरिफाई होना, व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, कि हमारे सामने ग्लोबलाइजेशन का सही मतलब क्या निकल रहा है, ये हमको देखना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटली डील्स विथ फ्लोज। ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट, ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो फंडामेंटली डील करता है फ्लो के साथ, फंडामेंटली डील करता है फ्लो के साथ। जिस तरीके से वो चल रहा है वो उसी तरीके से क्या करता है, डील करता है, उस चीज पे ही क्या करता है, डील करता है। These flows could be of various kinds, और ये फ्लो कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। राइट, द फ्लोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, These flows could be of various kinds, ये फ्लोज कई टाइप के हो सकते हैं। Ideas moving from one part of the world to another, Ideas moving from one part of the world to another, Ideas जो कहां से कहां जा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में। ये क्या था, मुंबई फिल्म प्रोड्यूसर का आइडिया ही तो था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कैपिटल शंटेड बिटवीन टू और मोर प्लेसेस, कैपिटल चली गई एक जगह से दूसरी जगह। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने जापानी किसी कंपनी में पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स हो आप, आपने रशिया में किसी जगह पर किसी कंपनी में पैसा लगाया, इंडिया में भी आपका पैसा लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो आपने अपनी कैपिटल को कहाँ लगा रखा है, कई सारी कंट्रीज़ में। तीसरा कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर्स, क्या बिक रही हैं भाई, सामान बिक रहा है। एंड पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सारी का, ठीक है। द क्रूशियल एलिमेंट इज द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, जो क्रूशियल एलिमेंट है कैसे, वर्ल्ड वाइड है, इंटरकनेक्टेडनेस के बेसिस पर, दैट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन, जो क्रिएट होते हैं और सस्टेन होते हैं, मतलब चलते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कॉन्स्टेंट फ्लोज। किन के बेसिस पर, इन सभी रिजल्ट के बेसिस पर जो कैसे हैं, कॉन्स्टेंट फ्लोज में, जो पर्टिकुलर क्या हो रहा है, चल रहा है, कॉन्स्टेंट फ्लोज में है जो चल रहा है सारा सिस्टम वो। ये सब प्रोटेस्ट है, ये क्या है ये, हाँ ये सब प्रोटेस्ट हैं, ये दोनों तो प्रोटेस्ट ही हैं, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं, सोने का मतलब कि लीडर क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं, बस ऐसा कुछ लिखवा दूंगा मैं सब आपको। ये ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, क्या है भाई, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लिखेंगे, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो ये कई सारे डायमेंशन पर काम करता है, पहला पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक, और तीसरा ये हमने कहाँ पढ़ा था अभी, ओवरव्यू में पढ़ा था, ठीक है। कल्चरल मैनिफेस्टेशंस एंड दीज मस्ट बी एडेक्वेटली डिस्टिंग्विश्ड, और ये सब होना चाहिए एक दूसरे से, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। डिस्टिंग्विश है, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग अलग हैं कहीं ना कहीं। इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट, और ये चीज कहना गलत होगी, ये मान लेना गलत होगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है हैज प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है भाई, पूरे तरीके से इकोनॉमिक डायमेंशन पे है, ये कहना गलत होगा। क्यों, जस्ट एज इट वुड ऑल्सो बी मिस्टेकन टू अज्यूम दैट इट इज अ प्योरली कल्चरल फेनोमेना। उसी तरीके से कि आप ग्लोबलाइजेशन को क्या मान लो कि वो क्या है, सिर्फ वो सिर्फ कल्चरल फेनोमेना है। ग्लोबलाइजेशन को ये मान लेना कि ये एक इकोनॉमिक फेनोमेना है, वैसे ही गलत ये भी है कि आप उसको ये मान लो कि ये सिर्फ किसके बेसिस पर है, कल्चरल फेनोमेना के बेसिस पर है। मतलब ग्लोबलाइजेशन सिर्फ क्या है, कल्चरल, और ग्लोबलाइजेशन सिर्फ क्या है, इकोनॉमिक, ये मान लेना गलत है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वास्टली अनइवन, जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो बहुत बड़े पैमाने पर, अलग अलग एरिया में, बहुत बड़े मेजरमेंट के बेसिस पर कैसा है, ऊपर नीचे है, अलग अलग है। कैसा है, अलग अलग है, अनइवन है। अनइवन का मतलब ऑड है। इट अफेक्ट्स सम सोसाइटीज, और ये अफेक्ट करता है सम सोसाइटीज पर, ये प्रभाव डालता है, ये पॉजिटिव है। मोर देन अदर्स,
एक से ज़्यादा में, कई सारी, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी या बहुत सारी सोसाइटी के अंदर क्या करता है, ये अफेक्ट डालता है या उनको अफेक्ट करता है। एंड सम पार्ट्स ऑफ सम सोसाइटीज मोर देन अदर्स, और कुछ पार्ट जो है सोसाइटीज के उससे ज़्यादा। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ड्रॉइंग, और ये चीज़ ज़रूरी है कि अवॉइड करना, इस चीज़ को देखना कि जो जनरल कंक्लूजन्स हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या है जो जनरल कंक्लूजन्स हैं, जो एक जनरली जो कंक्लूजन्स हम निकाल लेते हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विदाउट पेइंग सफिशिएंट अटेंशन टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट्स, और कि इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का विदाउट पेइंग, किसके बिना, विदाउट पेइंग, यहां पर उसको बिना ध्यान दिए बगैर, पेइंग सफिशिएंट अटेंशन टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो हमें ज़रूरी है हम इसके एक एक कॉन्टेक्स्ट पर क्या करें, फोकस करें, ना कि ये मान लें कि यही ग्लोबलाइजेशन है, यही ग्लोबलाइजेशन है और यही ग्लोबलाइजेशन है। समझ में आया? हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो क्वेश्चन सामने है आपके, राइट अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट अकाउंट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये भी आएगा तो भी आपको कॉजेज लिखनी है। इफ ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट द फ्लोज ऑफ आइडियाज, अगर ग्लोबलाइजेशन क्या है, किसका फ्लो है, आइडियाज का, कैपिटल का, कमोडिटीज का एंड पीपल का। अगर ग्लोबलाइजेशन फ्लो है आइडियाज का, कैपिटल का, कमोडिटीज का और लोगों का, इट इज परहैप्स लॉजिकल टू आस्क, तो यहां पर ये चीज पूछना लॉजिकल है, इफ देयर इज एनीथिंग नोवेल अबाउट दिस फेनोमेना। बात समझें, ग्लोबलाइजेशन को अगर मान लिया जाए अबाउट द फ्लोज ऑफ, वो किसका फ्लोज करता है, आइडियाज का, कैपिटल का, कमोडिटीज का और पीपल का, तो यहां पर ये चीज समझना, आस्क लिखा हुआ है, ये चीज समझना जरूरी हो जाता है, इफ देयर इज एनीथिंग नोवेल अबाउट द फेनोमेना। मतलब कहने का कि हर एक कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाए, ध्यान दिया जाए, तब जाकर के हमें इसका सही सिस्टम जो है हमें समझ में आएगा, किसका, ग्लोबलाइजेशन का, कि रियलिटी में ग्लोबलाइजेशन किन किन चीज़ों पर फोकस करता है। तो नोबल जो मैंने बताया, इसका मतलब ये है कि एक डोमिनेंट एलिमेंट जो है वो किसी पॉलिटिकल आइडियाज़ पर या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बनाता है। तो यहाँ पर इट इज़ परहैप्स लॉजिकल टू आस्क, यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी होगा और इस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी होगा, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग नोवेल अबाउट, कोई भी चीज़ नोवेल होगी किसके बारे में, नोवेल अबाउट दिस फेनोमेना। दिस फेनोमेना मतलब ये सारी चीज़ें जो होंगी जिससे ये रिलेटेड करता है वो सब। ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ दीज फोर फ्लोज हैज टेकन प्लेस थ्रू मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ग्लोबलाइजेशन इन चार फ्लोज के बेसिस पर ह्यूमन हिस्ट्री में क्या रहा है, अभी तक एग्जिस्ट करता चला आया है। हाउएवर दोज हु आर्ग्यूड दैट, और जो लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं, मानते हैं, देयर इज समथिंग डिस्टिंक्ट अबाउट कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन, देयर इज समथिंग डिस्टिंक्ट अबाउट, यहाँ पर कुछ अलग है, किसके बारे में, कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। कंटेम्पररी का मतलब जो दूसरे के सामने है, जो हमारे सामने है। पॉइंट आउट दैट, पॉइंट आउट करता है किस चीज को, इट इज द स्केल एंड स्पीड ऑफ दीज फ्लोज दैट अकाउंट फॉर द यूनिकनेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द कंटेम्पररी एरा। समझो, हाउएवर जो ऐसा मानते हैं, जो आर्ग्यू करते हैं, जो ऐसा कहते हैं कि देयर इज समथिंग डिस्टिंक्ट, हाँ आज के टाइम पर जो कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है वो चीज़ें कुछ थोड़ी सी अलग हैं, और पॉइंट आउट करती हैं इट इज़ द स्केल एंड स्पीड, इट इज़ द, कि यहाँ पर जो एक स्केल है, जो उसका एक मेजरमेंट है, और उसका जो स्पीड है, क्या, कि जो दिन पे दिन जो है ग्लोबलाइजेशन में वो चेंजेस होता जा रहा है, कि यूनिकनेस आ रही है इसके अंदर, एक टाइम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, यूनिकनेस आ रही है इसके अंदर। ग्लोबलाइजेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस, तो ग्लोबलाइजेशन का पुराना टाइम से क्या रहा है, एक हिस्टोरिकल बेसिस रहा है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू व्यू, और इस चीज पर फोकस करना जरूरी है कि कंटेम्पररी फ्लोज जो है अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, और कंटेम्पररी जो फ्लो है वो किसके खिलाफ है, इसके बैकड्रॉप के खिलाफ। इसका कंक्लूजन समझो ये क्या कह रहा है,
इसका कहने का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आज के टाइम पर ही ज़्यादा हमें क्या दिखाई देता है, ग्लोबलाइजेशन। पहला ऐसा नहीं था, पर ऐसा कहना गलत है। ग्लोबलाइजेशन पहले से ही फोकस कर रहा है यहाँ पर। जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, कॉटन बूम याद है आपको, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियंस हमारे यहाँ पर चीज़ें आकर के बेच रहे हैं, आइडियाज़ चेंजेस कर रहे हैं चीज़ों को दिन पे दिन। तो यहाँ पर कहना ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो ह्यूमन हिस्ट्री में पहले से ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। While globalization is not caused by any single factor, ये कोई सिंगल फैक्टर को कॉज नहीं करता। टेक्नोलॉजी रिमेन्स अ क्रिटिकल एलिमेंट, और टेक्नोलॉजी इसमें क्या है, एक क्रिटिकल एलिमेंट है। मतलब कहने का जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होगी ग्लोबलाइजेशन में, उतना ज़्यादा चेंजेस आते जाएंगे। समझ में आ रहा है? ग्लोबलाइजेशन में उतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे। देयर इज़ नो डाउट दैट, और यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट दैट द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, जो इन्वेंशन है किसका, टेलीग्राफ का। जानते हो टेलीग्राफ? टेलीग्राफ जानते हो? पहले जो सिस्टम था, तार जिसे कहते थे, वही टेलीग्राफ है। द टेलीफोन एंड द माइक्रोचिप इन मोर रिसेंट टाइम्स हैज रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन। माइक्रोचिप, सिम में क्या लगी होती है, सिम में चिप नहीं लगी होती, वही माइक्रोचिप। और सब चीज़ों में SD कार्ड में भी चिप लगी होती है। वो जब माइक्रोचिप बनी तो उससे हमारे कम्युनिकेशन में क्या आ गया, रिवॉल्यूशन आ गई। क्या आ गई? हाँ, उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया कम्युनिकेशन को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन प्रिंटिंग इनिशियली केम इनटू बीइंग, इट लेड द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनलिज्म। हाँ, जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई उसने किसको चेंज कर दिया, नेशनलिज्म को। याद है? याद आ गया क्या बोलने वाला हूँ? हाँ, तो पेंटिंग ही तो थी। हमने जो पिक्चर देखी थी रानी लक्ष्मीबाई की, वो क्या थी, पेंटिंग ही तो थी। पेपर इलस्ट्रेटेड न्यूज़, लंदन न्यूज़ के अंदर क्या छापा जा रहा था, पेंटिंग ही तो थी। उसमें रेबेल्स को दिखाया जा रहा था कि देखो हम रेबेल्स के साथ ये कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, यहाँ पर पेंटिंग से ही तो चीज़ें चेंज हुई, है ना। हाँ, तो इससे लोगों के बीच में क्या बढ़ाया गया था, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बढ़ाई गई थी। आपने पढ़ा होगा 10th में, नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। सो ऑल्सो टुडे वी शुड एक्सपेक्ट दैट टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द वे, और ये आपको आज क्या करना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो अफेक्ट करती है किस चीज़ को, अफेक्ट द वे, अफेक्ट द वे वी थिंक ऑफ अवर पर्सनल, वी थिंक ऑफ अवर बट ऑल्सो अवर कलेक्टिव लिव्स। क्या कि आज के टाइम पर इस चीज़ को हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो अफेक्ट करती है किसको, वे वी थिंक, जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं उसको कौन चेंज करता है, कौन अफेक्ट डालता है उसके ऊपर, टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ साथ अपन पर्सनल बट ऑल्सो अवर कलेक्टिव लिव्स, इसके साथ साथ वो हमारे किस पर इफेक्ट डालता है, कलेक्टिव लिव्स पर। जो हम रोज़ाना कर रहे हैं, जो हम रोज़ाना देख रहे हैं, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर भी क्या करती है, ये अफेक्ट डालती है। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालती है। कैसा, पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव। लाइट चली जाती है, आपकी सोच ही चेंज हो जाएगी। ये भी लाइट आ जाएगी, खुश हो जाओगे गर्मियों में, है ना, वैसा ही कुछ। सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, लिखना नहीं है लाइट वाइट का, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ आइडियाज, लाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, टेक्नोलॉजी तो ही है ना। इंटरनेट क्या है, टेक्नोलॉजी तो है, कम्युनिकेशन में चेंज हो गया ना। द एबिलिटी ऑफ आइडियाज, जो एबिलिटी है आइडियाज में, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल टू मूव मोर इजीली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह में, दुनिया के हिस्से में एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, टू अनदर हैज बीन मेड पॉसिबल लार्जली बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। वो सब किसकी वजह से आसान हो पाया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बेसिस पर आसान हो पाया है। द पेस ऑफ दीज फ्लोज में वेरी, और जो पेस किसे कहते हैं हम, स्पीड को। पेस क्या होता है, ना स्लो ना
फास्ट, इसे हम पेस कहते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलने वाला समझ गया है ना। द पेस ऑफ दीज फ्लोज में वेरी, ये क्या है, ये सब जो है वेरी का मतलब होता है एग्जिस्ट करना। ये पेस फ्लो जो है वो एग्जिस्ट करता है इन सब चीज़ों में, कि ऐसा नहीं है कि एकदम से टेक्नोलॉजी आई ख़त्म, या एकदम से टेक्नोलॉजी आ गई फिर बहुत, इसका एक पेस फ्लो है, ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ आता ही रहता है, ऐसा कुछ ना कुछ क्या होता रहता है, इसमें एक पेस फ्लो है। आप देख रहे हो ना आईफोन के अंदर चेंजेस होते रहते हैं थोड़े थोड़े, ऐसा तो नहीं सिर्फ 11 के बाद 20 लेके आएंगे, 10 साल रुको, अभी 11 आया है 25 में, हम 30 में क्या लेकर के आएंगे, आईफोन 20 लेकर के आएंगे सीधा, ऐसा तो नहीं है ना। एक पेस फ्लो है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं उसमें चेंज, कभी कुछ चेंज कर देते हैं, कभी कुछ चेंज कर देते हैं, है ना। द एबिलिटी ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज, तो हम ये सब पढ़ रहे थे। द पेस ऑफ दीज फ्लोज में वेरी, ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, हम इनसे की बात कर लें, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी, पैसा, इन्वेस्टमेंट। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड कमोडिटीज विल मोस्ट लाइकली बी क्विकर, वो क्या हुआ है, बहुत तेज हुआ है और वाइडर हुआ है, देन द मूवमेंट ऑफ पीपल्स, किससे, मूवमेंट्स ऑफ पीपल से अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहां पर, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। ग्लोबलाइजेशन, तो टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ चीज़ें क्या सस्ती होती चली जा रही हैं, ये चीज़ें क्योंकि बढ़ रही है ना तो सस्ती हो रही है। जब शुरुआत में टच फ़ोन आए थे तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, 70,000 80,000 से कम के ही नहीं थे जब नोकिया के फ़ोन आए थे शुरुआत में। और उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती चली गई और ये सब चीज़ें बहुत सारे टाइम तक तो यही माना जाता रहा कि नोकिया जो है वो इंडिया की कंपनी, नोकिया और सैमसंग इंडिया, बाकी आईफोन वगैरह सब लोकल, ठीक है, आदमी यही मानता था। बाद में लोगों को समझ में आई कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन however does not emerge merely because of the availability of improved communications. Globalization however does not emerge merely because of the availability of improved communication. So globalization में क्या नहीं हुआ, does not emerge merely, ज़्यादा emerge नहीं हुआ एक टाइम के साथ, लेकिन क्योंकि ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा होता चला गया, इम्प्रूव्ड होता चला गया। अरे भाई आपको किसी दूसरे देश में पैसा लगाना है तो बिना फ़ोन पे बात करे, बिना फैक्स किए, बिना ईमेल्स किए कर लोगे, आगे कर रहे हो, कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, वही के लोग आ कर रहे हैं। दूसरा, आपको दूसरे देश से कुछ खरीदना है, बिना कम्युनिकेशन खरीद लोगे, नहीं खरीद पाओगे ना। आप देखते हो अमेज़न वगैरह में बहुत सारी चीज़ें, या alibaba.com आप खोलो, ज़्यादा चीज़ें में डॉलर में आती हैं, तो आप जो चीज़ें बाहर विदेश से खरीदोगे वो चीज़ें आपके बिना कम्युनिकेशन के आ जाएंगी क्या, तो कम्युनिकेशन उसके लिए एग्जिस्ट करता है। जब कम्युनिकेशन बड़ा बेटर हुआ तभी तो आप ये सब कर पाए। जब हर किसी के हाथ में फ़ोन आ पाया तभी तो वो आज फ्लिपकार्ट वाला सामान खरीद पा रहा है, वरना कोई खरीद पाता नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे भी है जिनको यही नहीं पता कि हमने ऑर्डर कर दिया, जब उन्हें घर पे आता उन्होंने कहा तुमने तो ऑर्डर करा, हमने नहीं करा, ऐसा भी हो गया। समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ें किसके बेसिस पर हो पाई, कम्युनिकेशन के बेसिस पर, जब इसमें अवेलेबिलिटी हुई और ये इम्प्रूव्ड किया गया तब। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फॉर पीपल, तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टू रिकॉग्नाइज दीज इंटरकनेक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझें, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ ज़रूरी है, इज फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पर, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में। टू रिकॉग्नाइज दीज, क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए, इंटरकनेक्शंस को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसके साथ, दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ। करंटली अगर हम बात करें, वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, हम अवेयर हैं किस चीज़ से, इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या जो इवेंट्स हुए हैं वन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप ये चीज़ आज देख चुके हो कि वर्ल्ड में आज कुछ होता है एक जगह पर, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है,
रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, हमारे यहाँ पे रिफाइंड तेल महंगा हो गया था, याद है? तो पड़ रहा है ना इम्पैक्ट, बस यही इम्पैक्ट है। वैसे क्या समझ नहीं पाते तुम लोग, ऐसा हाल समझ जाते हो, है ना? तो इसका इम्पैक्ट है। बाकी दुनिया में कुछ भी हो, क्यों? आज ग्लोबलाइजेशन के तहत सारी दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो कुछ भी होता है एक जगह पर, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? दूसरी जगह पर। और इधर कुछ होगा तो उसका इफेक्ट इधर पड़ेगा, ठीक है ना? सो द बर्ड फ्लू और सुनामी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर नेशन। तो बर्ड फ्लू और सुनामी किसी एक जगह तक, किसी एक देश तक सीमित नहीं रहे थे, ये दूसरी जगह पर भी क्या हुए थे? फैले थे। क्यों? कोरोना क्यों फैला? बताओ। किसी ने किसी को सामान भेजा और कोरोना फैल गया? नहीं सर, लोग जा रहे थे ना, तो हम पढ़ रहे हैं ना, लोगों का एक जगह दूसरी जगह जाना ग्लोबलाइजेशन है कि नहीं? पढ़ रहे हैं ना हम, बस। तो बर्ड फ्लू वगैरह, सुनामी वगैरह ये भी फैले एक जगह से दूसरी जगह। अब सुनामी कैसे एक जगह दूसरी जगह फैल जाएगी लोगों की वजह से? भाई समुद्र इंटरकनेक्टेड है ना एक दूसरे से, इस वजह से। इट डज नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज। और ये किसको रिस्पेक्ट नहीं करता? आपने क्या बाउंड्री बना रखी है? हवा चलेगी तो ये तो देखेगी पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर, रशिया का बॉर्डर है, बताओ, हवा तो चलती है भाई, है ना? सिमिलरली व्हेन मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स टेक्स प्लेस, जब बहुत बड़े बड़े मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, देयर इम्पैक्ट इज फेल्ट आउटसाइड देयर इमीडिएट लोकल, नेशनल और रीजनल एनवायरनमेंट भी पड़ता है एट द ग्लोबल लेवल। किस लेवल पर? ग्लोबल लेवल पर पड़ता है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे तो इसके पॉलिटिकल बेस पर ग्लोबलाइजेशन के क्या परिणाम रहे, क्या रिजल्ट रहे हैं? वन ऑफ द